नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में भी ये डिस्कस किया था। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर से मुराद ये है कि अगर लेंथ चेंज हो जाए कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट क्या होगा। सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है कुछ कम, हमारे पास दूसरा एक कंडक्टर है, उसी मटेरियल का, उसी एरिया का, उसकी लेंथ है ज़्यादा। सो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जब अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी, जब लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो लेंथ is directly proportional to resistance. R is directly proportional to the length of the conductor. क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस की लेयर्स होंगी वो कम होंगी। इसमें जो न्यूक्लियस की लेयर्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड करके पास करवाना है वो ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। सो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा आ गया नेक्स्ट इसमें एरिया। एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर से मुराद ये है कि जिस वायर में से करंट पास हो रहा है उस वायर का एरिया कितना है। अब की बार लेंथ सेम रखनी है आपने दोनों की, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ में होगा, दोनों के एरियाज़ में होगा कि एक तरफ एरिया कम, दूसरी तरफ एरिया ज़्यादा। मैंने आपके सामने दो कंडक्टर्स बनाए, दोनों की लेंथ मैंने कोशिश यही किया कि सेम हो। ये लेंथ दोनों की सेम है, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का। यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। सो जब एरिया डिफ़र कर जाए तो रेजिस्टेंस डिफ़र कर जाती है। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि एरिया जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मतलब ये है कि अगर थिन वायर होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, थिक वायर होगी रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास गुजरने का रास्ता ज़्यादा होगा। इस बात को यूँ समझें कि आपके लिए, आपके सामने गुजरने के दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल बारीक सा तंग रास्ता है, एक दूसरा थोड़ा सा चौड़ा और खुला रास्ता है। तो जो रास्ता तंग है, बारीक है, नैरो है, वहाँ से गुजरना मुश्किल होगा, वहाँ पर आपके लिए रुकावट ज़्यादा होगी। और जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर रुकावट कम होगी, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जब एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक तीसरा पैरामीटर भी है जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। तो उसके लिए हम डेरिवेशंस अलग से करेंगे, ये हम ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इफ़ the temperature of the conductor and the physical state of the conductor remain same, जब तक सेम होगा तब तक हम ये यूज़ कर रहे हैं। So we have now two relations. Relation number 1 which says resistance is directly proportional to length, and the second one which says that resistance is inversely proportional to the cross sectional area. So by combining relation number 1 and 2, by combining 1 and 2, अगर 1 और 2 को हम कंबाइन कर दें, सो वी कैन से दैट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया। सो वी कैन से दैट आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A, वेयर दिस रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस रो का हम नाम लिखते हैं, दिस रो इज़ कॉल्ड
रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए दूसरा नाम हम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ख़ास रेजिस्टेंस क्यों? इसके लिए हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आप इस रो की बात करते हैं, देन द कंडक्टर दैट इज़ बीइंग यूज्ड इट्स लेंथ शुड बी 1 मीटर। मतलब जब स्पेसिफिक की बात हो जाए तो कुछ चीज़ें ख़ास हो जाती हैं, उन ख़ास चीज़ों में उसकी लेंथ हो जाती है 1 मीटर एंड इट्स एरिया शुड बी 1 मीटर स्क्वायर। दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इट शुड बी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, लेंथ 1 मीटर हो, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 meter square into 1 meter, so volume becomes 1 meter cube. So what is the specific resistance? Specific resistance is the resistance of a substance whose volume is 1 meter cube. Because अगर आप एरिया को यहाँ पर 1 पुट कर दें, इस लेंथ को यहाँ पर 1 पुट कर दें, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम रो इज इक्वल्स टू ए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को, लेंथ को और एरिया को यहाँ पर 1 पुट कर दे, सो रो इज इक्वल टू आर, सॉरी एरिया भी 1 पुट हो गया, लेंथ भी, तो सो रो इज इक्वल टू आर। अगर इसको यहाँ पर पुट करें, सो दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होती है? व्हेन वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। जब उस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, तब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट रेजिस्टिविटी का। दूसरा नाम इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखें, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को लिखें तो ये बन जाता है रो इज इक्वल्स टू आर ए ओवर एल। सो हम डिस्कस कर रहे थे जी रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। हमने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया, सिंपली इस ए को आर से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ को यहाँ पर ला कर डिवाइड कर दें। सो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। नेक्स्ट यहाँ पर हम यूनिट्स की बात करें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो यूनिट की जब आप बात करते हैं तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर यूनिट पुट करते हैं। रेजिस्टेंस की जगह यूनिट पुट होगा ओहम, एरिया की जगह यूनिट पुट होगा मीटर स्क्वायर ओवर, लेंथ की जगह हम यूनिट पुट करेंगे मीटर। सिंप्लीफिकेशन कर लें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूनिट बन जाता है ओहम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूनिट बन जाता है ओहम मीटर। और इसी चीज़ को हम लोग ओहम मीटर लिखते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंसेस की तरफ चलें, तो हमने एक वर्ड पढ़ा कंडक्टर। कंडक्टर के उल्ट, इसके ओपोजिट अगर मैं चलूं, तो हम एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर? अ सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन पास। इंसुलेटर, अ सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन नॉट पास। कंडक्टर के साथ जो टर्म एसोसिएट की जाती है वो टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। इंसुलेटर्स के साथ जो पैरेलल टर्म इसके साथ ज्वाइन हम करते हैं वो कंडक्टेंस का उल्ट है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कंडक्टेंस उसका ओपोजिट। रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट, कंडक्टेंस करंट के लिए आसानी, ये कितनी आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। रेजिस्टेंस है आर, तो कंडक्टेंस क्या होगी? इसका उल्ट। कंडक्टेंस इसका बिल्कुल उल्ट होगी। आप उसके लिए कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मैं कंडक्टेंस के लिए लेट से यूज़ कर रहा हूँ सी। अब रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, कंडक्टेंस का यूनिट इसी को उल्ट कर दें एम एच ओ, मोह। ठीक है, ये भी एक तरीक़ेकार है लिखने का। दूसरा, अगर आप इन दोनों में रिलेशन ड्रॉ करें तो हम यूं कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का इनवर्स हैं, तो
अगर ये एक दूसरे का इन्वर्स है तो इसका मतलब जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पर कंडक्टेंस कम होगी, जहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि रेजिस्टेंस कम है। ठीक होगा, तो ये हो गया इन दोनों का आपस में रिलेशन, इन दोनों के यूनिट्स। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमने एक यूनिट पढ़ रखा, इसके आगे टर्म लेकर चलें तो रेजिस्टेंस के आगे हमने एक टर्म डिफाइन की, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर्स के केस में जब उस टर्म को डिफाइन करेंगे तो कंडक्टर्स के केस में टर्म क्या हो जाएगी, इट विल बी कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस के केस में कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। तो रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल रो, कंडक्टिविटी के लिए यूनिट सिग्मा। दोनों का रिलेशन एक दूसरे का इनवर्स, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, एक दूसरे के उल्ट हैं। यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओहम मीटर, ओहम मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होना चाहिए, रेजिस्टिविटी के बिल्कुल उल्ट। ये सिग्मा है साइन, स्मॉलर सिग्मा। सिग्मा दो हैं, एक सिग्मा कैपिटल, कैपिटल सिग्मा ये समेशन, ठीक है, एक स्मॉलर सिग्मा जिसको इस तरह कुछ लिखा जा सकता है, जिस तरह आपने सिंबल लिखा था पिछले चैप्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी का। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो रेजिस्टिविटी। ये यूनिट पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट इसका उल्ट, कैसे, पर ओहम पर मीटर, दोनों के ऊपर पावर -1। पर ओहम को हमने उल्ट करके क्या लिखा था, मोह, तो इसका हम यूँ लिख सकते हैं मोह पर मीटर। ठीक हो गया। और इन्हीं के लिए यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए सिमन्स यूनिट भी यूज़ किया जाता है, आपकी बुक पे मेंशन है। आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके लिए खुद ब खुद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है, अभी तक तो हमने सीखा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, दैट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। और सबसे जो मेजर इफ़ेक्ट है असल में टेम्परेचर का ही है, लेकिन टेम्परेचर को हमने इस हिस्से में डिस्कस क्यों नहीं किया, तो ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे R इज़ इक्वल टू ρL/A, ये फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होता है तब जब हम ये कह रहे होते हैं कि ओहम्स लॉ अप्लाई होता है। जब ओहम्स लॉ अप्लाई ना हो रहा हो, टेम्परेचर फिज़िकल स्टेट्स हम चेंज कर रहे हैं, तब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, एंड दैट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। अगर हम उस चीज़ को इंड्यूस करें, बीच में उस चीज़ को लेकर आएँ, तो किस तरह से टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आ गया जी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक डिटेल स्टडी है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपने पास एक कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर ली है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस कंडक्टर की जब मैंने रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट की, एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को नाम दिया R0 का। ठीक हो गया, मैंने इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R0, और मैंने इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को नाम दे दिया ρ0, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेजिस्टेंस, और ऊपर मैंने मेंशन पहले ही कर रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इस कंडक्टर में से हमने करंट पास करवाया, इसका टेम्परेचर कुछ डिग्रीज इंक्रीज़ हो गया। कुछ डिग्रीज इंक्रीज़ होने के बाद हमें पता है रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आ जाता है। हमने ये बात सीखी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आफ्टर हीटिंग इट या आफ्टर द टेम्परेचर गेट्स लिटिल बिट हायर, देन द चेंज इन रेजिस्टेंस अपीयर्स, एंड दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज डेल्टा R एट T डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम मेंशन करते हैं जी, जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया एट
T डिग्री सेल्सियस, जब T डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, देन वी से द रेजिस्टेंस इज RT एंड रेजिस्टिविटी इज रो T. So resistance and the other one is resistivity at T degree Celsius, resistivity. So next move करें, चेंज इन रेजिस्टेंस तो आएगा, टेम्परेचर चेंज हो चुका है, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, अबाउट T डिग्री सेल्सियस. सो चेंज इन रेजिस्टेंस जो अपेयर होगा, ये चेंज इन रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. नंबर वन, दिस चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. मतलब क्या होगा, मतलब इस बात का ये होगा कि ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस कम है, उनके अंदर रेजिस्टिविटी का ये चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत कम होगा. ऐसे कंडक्टर्स जिनके अंदर रेजिस्टेंस पहले ही बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर टेम्परेचर के बढ़ने पर इफेक्ट और ज़्यादा आएगा. सो डेल्टा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट का मतलब है कि चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस. दूसरी चीज़, ये चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा चेंज करेंगे हम, ये T जितना ज़्यादा चेंज होगा 0 से T तक, चेंज इन रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. अगर टेम्परेचर आपने 0 से किया 20, रेजिस्टेंस कम चेंज होगी, बजाय इसके कि आप टेम्परेचर 50 करते हैं. सो ये इस बात का मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, चेंज इन टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम. दो रिलेशंस हो गए, नंबर वन. नंबर टू, सो बाय कंबाइनिंग 1 and 2, बाय कंबाइनिंग 1 and 2, अगर हम 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू T. और यहाँ से मैं अगर डेल्टा आर लिखूँ, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू T. दिस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ resistance. This alpha is the coefficient of resistance. इस कोएफिशिएंट को डिफाइन करें, इसके लिए फॉर्मूला लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर ओवर आर नॉट इंटू T. Alpha is the ratio between change in resistance with respect to the product of original resistance and the change in temperature. Change in resistance कितना होगा? Change in resistance should be equal to initial resistance, final resistance RT minus R naught. Final resistance at T degree Celsius minus R naught, that will be equal to change in resistance. So we can write it as RT minus R naught over R naught into T. तो ये है हमारा जी टॉपिक था, रेजिस्टेंस के केस में हमने अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर दिया. अब नेक्स्ट हम यहाँ से फाइंड करें यूनिट. इसके यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या चीज़ है, यूनिट्स. तो यूनिट अल्फ़ा का ये है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर आप पुट करेंगे ओहम, डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेजिस्टेंस ओहम. हाँ, याद रखिएगा यूनिट्स के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होती. यूनिट्स के केस में सिर्फ फ़र्क तभी पड़ता है जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो. ठीक है, यूनिट्स को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन करते वक्त एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैटर नहीं करती. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक इक्वेशन पढ़ी बड़ी सिंपल फिज़िक्स में, VF इज़ इक्वल टू VR प्लस AT. अब यहाँ पर यूनिट है मीटर पर सेकंड, इस साइड पर भी यूनिट VI का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम सेकंड. तो यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नो वे.
इस सेकंड ने जब सेकंड से मल्टीप्लाई ना तो यहाँ पर भी पर सेकंड ही हो जाना ना, तो इन दोनों को प्लस करके 2 मीटर पर सेकंड लिखना एक इलॉजिकल बात है। हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, हम वैल्यू के कंपैरिजन में नहीं जा रहे। तो यहाँ पर भी जब हम करेंगे तो हम यहाँ पर ये नहीं कि ओम ओम से माइनस करके आप 0 लिख दें ऊपर, नो वे। यूनिट्स के केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी किस्म का कोई माने नहीं रखती। नेक्स्ट, टेम्परेचर का यूनिट पुट करें तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन भी पुट किया जा सकता है, डिग्री सेल्सियस भी पुट किया जा सकता है, लेकिन इस टॉपिक के लिए हमारी जो बुक पे लिखा गया ना वो डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। असल में आना यहाँ पर केल्विन ही है, लेकिन चूंकि ये जो टेम्परेचर यहाँ पर पुट होता है ना ये टी नहीं, टेम्परेचर नहीं है असल में, दैट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों के केस में इक्वल होता है, बिकॉज डिग्री सेल्सियस स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100, केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम 273.16 to 373.16। इसमें भी 100 डिवीजन्स हैं, इसमें भी 100 डिवीजन्स हैं। सो if the temperature change is equal to 1 Kelvin, it is understood it is equal to 1 degree Celsius। अगर टेम्परेचर का चेंज 1 केल्विन का हो तो अंडरस्टूड है वो 1 डिग्री सेल्सियस के भी इक्वल होगा। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि 2 केल्विन तो वो 2 डिग्री सेल्सियस का हो। आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये टी क्या चीज़ है। इट इज़ नॉट द टेम्परेचर, इट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। सो हम यहाँ पर केल्विन पुट करेंगे, ओहम से कैंसिल, सो यूनिट कम्स आउट एज पर केल्विन। और अगर आप डिग्री सेल्सियस में चलते तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर यूनिट आ जाता पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करें तो नेक्स्ट चीज़ हम यूँ लिख सकते हैं, हमने इसी फार्मूले को, इस रेजिस्टेंस के फार्मूले को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखना है। अगर हम इस फार्मूले को रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखें तो हमने पढ़ा RT, या पहले मैं लिख लूँ फार्मूला R के लिए तो इट वाज रो L/A। RT के लिए लिखें सो इट विल बिकम, RT के लिए फार्मूला होगा रो TL/A। रो नॉट के लिए लिखें रो नॉट इज इक्वल, R नॉट इज इक्वल टू रो नॉट L/A। इन दोनों को इस फार्मूले में पुट कर दें, मतलब वही फार्मूला जो पहले हमने इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखा, अब हम उसी फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी यूँ बन जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू RT की जगह वैल्यू पुट करें तो RT की जगह वैल्यू पुट होगी रो TL/A। उसके बाद नेक्स्ट माइनस साइन, रो नॉट L/A, रो नॉट L/A डिवाइडेड बाय R नॉट T। R नॉट रो नॉट L/A, रो नॉट L/A इंटू T। न्यूमिनेटर में से L/A कॉमन है तो उसको अगर हम कॉमन लिखें तो यूँ लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू L/A इंटू रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट L/A, रो नॉट इंटू T। L/A से कैंसिल, सो द फॉर्मूला बिकम्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट T। तो ये फार्मूला हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये फार्मूला हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब दोनों फार्मूलेस की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर है, लेकिन I think I will prefer this formula for calculations because resistance हर कंडक्टर की चेंज होती है, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है।
रेजिस्टेंस हर कंडक्टर की चेंज है, मतलब कॉपर की दो अलग अलग वायर्स है ना, तो दोनों की रेजिस्टेंस एक जैसी नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी लेंथ पे, वो डिपेंड करेगी एरिया पे, तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल। रेजिस्टिविटी थ्रू आउट द कंडक्टर सेम होती है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करना कदरे आसान, इस फॉर्मूले को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको हर केस के लिए अलग से लेंथ एरिया के हिसाब से आर टी आर नॉट ये पुट करने पड़ना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज रो टी रो नॉट ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ अभी हमने प्रूफ की थी ना, हमने जब वो फार्मूला लिखा था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमने लिखा R इज़ इक्वल टू L ओवर A, तो R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर रो को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये डेंसिटी नहीं है, ये रो क्या चीज़ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी कांस्टेंट ही होगी, इसलिए इसको यूज़ करना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये आर टी आर नॉट। रही बात यहाँ से यूनिट कैलकुलेट करने की, एक मतलब फिर हम यूनिट क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यूनिट्स देखें इस फॉर्मूले से, रो नॉट रो टी रो रो नॉट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट पुट करें, इट इज़ ओहम मीटर ओवर रो नॉट ओहम, डेंसिटी मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओहम मीटर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ओहोमीटर से कैंसिल, तो यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट बचता है दैट इज़ पर केल्विन। अगर टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में पुट करना हो, सो दिस यूनिट इज़ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये था जी हमारा टॉपिक। अच्छा, अब इसमें तमाम तर कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं, सब के लिए मेटल्स के लिए रो की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है। हर कंडक्टर्स के लिए अलग है। बुक के जहाँ पर आपने ये टॉपिक पढ़ा उस पेज के ऊपर बाकायदा एक टेबल बनाया गया है, उसमें कुछ कंडक्टर्स की वैल्यूज़ लिखी भी हैं, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को याद कर लें। ऐसी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने जो करनी है वो ये करना है कि एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ऐसे तमाम तर सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये वैल्यू डिफ़र करती है थोड़ी बहुत, वो हैं सेमी कंडक्टर्स, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पर तो कंडक्टेंस शो ही नहीं करते। तो ऐसे कंडक्टर्स जब रूम टेम्परेचर पे नहीं करते, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस शो करते हैं, कंडक्टेंस शो करते हैं, तो उनके लिए ये आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता है। तो जितने भी हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स हैं कि जिनकी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ऐसे तमाम तर कंडक्टर्स के अंदर आंसर नेगेटिव में आ जाता है कोएफिशिएंट का। उसकी वजह ये है, देखें, टेम्परेचर एट हायर रेजिस्टेंस, मैं उन कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आर टी कम हो जाएगा, आर नॉट ज़्यादा होगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ा का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। सो हम ये बात कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमेशा नेगेटिव होता है उन सब्सटेंसेस के लिए जिनका टेम्परेचर के बढ़ने पर जिनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और उन सब्सटेंसेस के लिए पॉजिटिव होता है जिनका टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। मतलब जो नॉर्मल कंडक्टर्स का बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव, और जो सेमी कंडक्टर्स का, थर्मिस्टर्स का बिहेवियर है उसमें नेगेटिव साइन यूज़ होता है। सो ये था आपका सारे का सारा टॉपिक रेजिस्टेंस का। होप सो आपको समझ आई होगी। इसको पढ़ें, याद करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। अल्लाह हाफ़िज़।